हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज आपका जो वेट है, आपका जो इंतज़ार है, आपकी जो प्रतीक्षा है, वो आज ख़त्म होने जा रही है। बहुत से बच्चों के पिछले कई दिनों से बहुत से कमेंट आ रहे थे, सर क्लास 12th का सिलेबस कब स्टार्ट होगा। तो बच्चों, आज हम क्लास 12th का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहली जो यूनिट है हमारी न्यूमेरिकल्स, नंबर्स क्वान्टिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल्स एप्लीकेशंस। तो इस यूनिट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही आसान यूनिट है, आसान नहीं है तो हम अपनी मेहनत से उसको आसान बना देंगे। आप उस किसी बात की टेंशन ना लें। बस जितना भी मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप उसकी प्रैक्टिस डेली करते रहें ताकि हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना। और कहीं भी कोई दिक्कत फील होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बात करें। कोशिश करूँगा कि मैं आपकी हर एक क्वेरी का जवाब दे सकूँ। मेरी मेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ ही में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिस बुक को हम यूज़ कर रहे हैं, आर्य पब्लिकेशन की बुक। अब यहाँ भी कई स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे, सर कि आर्य पब्लिकेशन की जैसे 11th में हमने टेलीग्राम पे पूरी बुक अपलोड की थी, तो इस बार भी अपलोड कर देंगे क्या? तो मैं तो अपलोड कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बच्चों, आप ये समझो कि आप 12th क्लास में हो, तो आपके पास एक बुक आपके पास होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ मोबाइल से या फिर सोशल मीडिया से मतलब वहाँ पर डाउनलोड कर करके पढ़ेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। तो बेटर है कि आप एक बुक परचेज़ कर लें। परचेज़ कहाँ से करनी है? आपके नियर बाय कोई भी शॉप पे आपको मिल सकती है। और अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वहाँ पर बस आपको क्लिक करना है, ऑर्डर करना है, बुक आपके घर पर आपके पास मिल जाएगी। ठीक है। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और, जैसे 11th क्लास में आपका सपोर्ट मेरे साथ बना रहा, तो उसी तरह ये सपोर्ट इस साल भी बनाए रखें। प्लस अपने साथ अपने दोस्तों को भी जोड़ें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें वीडियोस। जो भी अब वीडियोस आपको अच्छी लगती है, अगर कुछ कमी लगती है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कोशिश करूँगा आपकी हर एक सजेशन को मैं फॉलो कर सकूँ और जिससे सभी का कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, कंटेंट में कुछ इम्प्रूवमेंट हो। ऐसे सजेशन आप मुझे ज़रूर दे सकते हैं। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं अब। देखिए, सबसे जो पहला टॉपिक है हमारा वो है मॉड्यूलो अर्थमेटिक। अब ये मॉड्यूलर अर्थमेटिक क्या होता है? अगर जैसे आप क्लॉक देखते हैं, क्लॉक में मान लो रात को 12 बजे क्लॉक स्टार्ट हुई। क्लॉक स्टार्ट होके फिर चलती रहेगी कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली, दोपहर के 12 बज जाते हैं। अब दोपहर के 12 जब बज जाते हैं तो फिर से क्लॉक आपकी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन दोपहर के 12 बजे क्या हमारा दिन ख़त्म होता है? नहीं ख़त्म होता ना। दिन तो हमारा 24 घंटे का होता है। लेकिन जो क्लॉक होती है वो क्लॉक सिर्फ 12 घंटे चलती है, फिर उसके बाद दोबारा रिपीट होना स्टार्ट कर देती है। या फिर जैसे अगर आपने प्रोटेक्टर देखा होगा, जो सर्कुलर प्रोटेक्टर होता है, उसमें एंगल होते हैं 360 डिग्री तक। अगर मान लो मेरे को 370 डिग्री का एंगल चाहिए, तो मैं उसको कैसे बनाऊंगा? अब उसको बनाने के लिए क्या मुझे एक और प्रोटेक्टर बनाना पड़ेगा? क्योंकि जो कंप्लीट एंगल होता है वो तो 360 होता है। तो 370 का एंगल हम कैसे बनाएंगे? तो 370 का एंगल बनाने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर्स को आगे मूव करना पड़ेगा। जैसे हम क्लॉक में करते हैं, अगर हम दोपहर के 1 बजे जानना चाहते हैं 1 बजे जो सुई है वो कहाँ पर होगी, तो 12 बजने के बाद फिर आपकी क्लॉक जो है दोबारा मूव करेगी। तो जो मॉड्यूलो अर्थमेटिक होता है, बेसिकली ये इसी की कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होता है। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ अर्थमेटिक फॉर इंटीजर्स हुज वेयर नंबर्स रैप अराउंड व्हेन रीचिंग ए सर्टेन वैल्यू कॉल्ड द मॉड्यूलस। जब एक सर्टेन वैल्यू तक नंबर्स आपके पहुंच जाते हैं, उसके बाद नंबर्स रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। आपकी वैल्यू तो बढ़ रही है लेकिन नंबर्स जो हैं वो रिपीट होना स्टार्ट हो गए। आपने दोपहर के 12 बजा दिए, दोपहर के 12 बजने के बाद जैसे इंटरनेशनल क्लॉक होता है उसमें हम 13 ओ क्लॉक लिखते हैं। तो वो 13 तो लेकिन घड़ी में होता नहीं है ना, तो उसको हम 13 को क्या देखते हैं कि भाई 12 बजने के बाद फिर 1 घंटे का जो गैप है वो हमारा 1 बज जाता है। ऐसे अगर आपको 2, 3, 4 दोपहर के अगर वहाँ पर टाइम निकालना है तो इंटरनेशनल क्लॉक के हिसाब से आप देखेंगे तो 13, 14, 15, 16 इस तरह से चलता है। 24 आवर टाइम बेस चलता है। लेकिन घड़ी में कितने होते हैं? सिर्फ 12 होते हैं। ऐसे जब हम प्रोटेक्टर यूज़ करते हैं, अगर आपको 370 का एंगल चाहिए या 410 का एंगल चाहिए, तो आपको क्या करना है? वो जो 360 डिग्री के बाद वापस उसको हम दोबारा उसकी जो रोटेशन है वो स्टार्ट कर देते हैं। फिर वहाँ से जो एंगल हमें मिलते हैं वो एंगल हमारे 410 या जो भी एंगल आपको चाहिए वो एंगल हम निकाल सकते हैं। ये जो एंगल वाला तरीका होता है ये ज़्यादातर हम ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ करते हैं, जो मेन मैथ्स में होता है। आपके में ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो मॉड्यूलो अर्थमेटिक होता है, ये बेसिकली इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक ऑफ रिमाइंडर। आपने एक जो फार्मूला था, ये रिलेशन आपने पढ़ा हुआ है पहले, 9th में भी पढ़ा था, 10th में भी पढ़ा था कि ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। वहाँ पर आप इसको समझ गए थे कि भाई ये यूक्लिड ने जो दिया था आपको, यूक्लिड डिवीजन लेमा, वो यहाँ पर ये होता है ए इज़ इक्वल टू बी प्लस में आर, वेयर आर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन मॉडुलस ऑफ बी।
अब यहाँ पर जो आर है, आर क्या होता है, आर होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर की वैल्यू कभी भी डिवाइजर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, डिवाइजर से कम होती है। कम कितनी हो सकती है, 0 तक हो सकती है, नेगेटिव में रिमाइंडर नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसी चीज़ को हम मॉडुलो अर्थमेटिक में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि मॉडुलो अर्थमेटिक क्या है, अर्थमेटिक ऑफ रिमाइंडर है, ठीक है। अर्थमेटिक ऑफ रिमाइंडर है, तो यहाँ पर आप a को डिवाइड कर रहे हैं किससे, b से डिवाइड कर रहे हैं, आपको रिमाइंडर मिल रहा है r। तो इसको आप इस तरीके से लिखते हैं, a मॉडुलस ऑफ b इज इक्वल्स टू r। यानी a को अगर आप b से डिवाइड करते हैं तो आपके पास एक रिमाइंडर आ जाता है r। जिस तरीके से यहाँ पर 14 है, अगर हम 14 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 2 ज़ा 10, रिमाइंडर आ गया 4। इसमें ये क्वोशिएंट होता है, इसको हम नहीं लिखते हैं, सिर्फ 14 को लिख रहे हैं। 14 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर है वो आ जाएगा 4। अगर ऐसे यहाँ पर कोई नेगेटिव वैल्यू होती है तो क्या हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा, नहीं आएगा नेगेटिव में, क्योंकि r जो होता है वो 0 से छोटा नहीं हो सकता। तो जब नेगेटिव वैल्यू होती है तो उसको हम किस तरीके से लिखते हैं, नेगेटिव वैल्यू को लिखने के लिए अगर मान लो आपके पास कोई भी एक नंबर है जो नेगेटिव आपको दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं -8 मॉडुलो 10। अब इसका रिमाइंडर आपको फाइंड करना है, यानी -8 को हमें डिवाइड करना है 10 से, तो -8 को डिवाइड किया आपने 10 से, ठीक है। अब यहाँ पर हम करेंगे 10 1 जा 10 कर दें, अगर 10 1 जा 10 आप करेंगे तो अब रिमाइंडर में क्या होता है, हम इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करते हैं। अब इस वैल्यू में से आप इस वैल्यू को माइनस करोगे, यहाँ पर भी देखो माइनस ही करते हैं, हम साइन यूज़ नहीं करते, लेकिन करते तो माइनस ही है ना। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, -18। अब रिमाइंडर तो हम कह रहे हैं कि भाई माइनस में होना नहीं चाहिए, यानी ये तरीका इसमें गलत है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको 1 की मल्टीप्लाई करने के बजाय हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं -1 से। अब -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -10। अब जब यहाँ पर क्योंकि हम इस वैल्यू को माइनस करना चाह रहे हैं, ये वैल्यू तो ऑलरेडी ही माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, इसका साइन चेंज कर देंगे और 10 - 8 यहाँ पर आ जाएगा 2। तो रिमाइंडर क्या बन गया इसका रिमाइंडर बन गया 2। तो -10 मॉडुलस 10, इसको आप लिखेंगे इस तरीके से। तो माइनस में हो वैल्यू, प्लस में हो वैल्यू, या कोई दो नंबर आपको मल्टीप्लाई में दे रखे हो, या कोई दो नंबर आपको प्लस में दे रखे हो, जैसे आपको मान लो कि नंबर दे दिया 9 + 23, इसको आपको डिवाइड करना है 12 से, ठीक है। इसका आपको मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस ऑफ 12। तो आपको सिंपली क्या करना है भाई, इन दोनों को आपको पहले प्लस कर लेना है, प्लस करेंगे तो 32 मॉडुलस ऑफ 12। अब 32 को आप डिवाइड करोगे 12 से, तो 32 को देखो 12 से हम डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 12 2 ज़ा 24, 8। तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 8। तो ये ध्यान रखना है कि रिमाइंडर कभी भी इससे बड़ा नहीं आना चाहिए और नेगेटिव भी नहीं आना चाहिए। नेगेटिव आएगा तो कैसे आपको हटाना है वो भी मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। तो बच्चों हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो के बारे में कि कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो क्या है। कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो को समझने से पहले एक एग्जांपल हम समझ लेते हैं कि मान लो सपोज आपके पास कोई दो नंबर हैं, एक नंबर हम ले लेते हैं 15 और दूसरा नंबर ले लेते हैं -6। दोनों को हम डिवाइड करके देखते हैं 7 से, 15 मॉडुलो 7 और -6 मॉडुलो 7। अब यहाँ पर आप देखेंगे 15 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो सिंपली आप रिमाइंडर निकाल सकते हैं, भाई इसका रिमाइंडर आ गया आपके पास 1। अगर आप -6 को डिवाइड कर रहे हो 7 से तो भी इसका रिमाइंडर आपके पास 1 ही आएगा। देखो किस तरीके से आएगा, यहाँ -1 ले लेते हैं तो -7, फिर माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाता है, तो इसका रिमाइंडर भी 1 आ रहा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो दोनों का जो रिमाइंडर है वो 1 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो 15 है 15 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू -6 मॉडुलो ऑफ 7, इसके बराबर है। इस चीज़ को हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। आप 6 को भी एक्सप्रेस कर सकते हो कि -6 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 15, -6 इज इक्वल टू या कॉन्ग्रुएंट टू 15 मॉडुलो 7, ठीक है। चाहे आपको इसको ऐसे एक्सप्रेस कर दो, चाहे इसको आप ऐसे एक्सप्रेस कर दो, क्योंकि दोनों ही आपस में जो कॉन्ग्रुएंट है, दोनों का जो रिमाइंडर है वो 1 आ रहा है। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ से डिफरेंस निकालूँ, इसका डिफरेंस निकालूँ या मैं इसका डिफरेंस निकालूँ, तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 15 माइनस -6, 21 आ गया। अब 21 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर इसका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब यहाँ पर तुम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, -6 -15, तो -21 आ गया। -21 को भी अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तो यहाँ पर भी 0 आएगा ना।
तो जो कॉन्ग्रेंस मॉडुलो होता है उसमें अगर आप इस तरीके से लिखते हो कि ए कॉन्ग्रेंट टू बी मॉडुलो ऑफ एन, यानी इसका मतलब ये होता है कि अगर हम ए को और बी का दोनों का अगर हम डिफरेंस निकालें और उसको एन से डिवाइड करें तो उसका जो रिमाइंडर है वो हमेशा 0 के बराबर ही आएगा। ठीक है, ये होता है हमारा कॉन्ग्रेंस मॉडुलो। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और समझ लेते हैं। इस प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से फिर हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस करने के बाद आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि भाई ये मॉडुलो अर्थमेटिक क्या है। तो अब यहाँ पर हम समझते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन वो किस तरह से वर्क करती हैं, क्या इनका मतलब होता है। ये कहता है कि अगर a प्लस बी इक्वल्स टू सी के बराबर है, अगर दो नंबर का जो सम है वो किसी तीसरे इंटीजर के बराबर है, तो यहाँ पर क्या होगा कि a मॉडुलस ऑफ m, इसका अगर आप मॉडुलस निकालते हैं और b का जो मॉडुलस निकालते हैं ये कॉन्ग्रुएंट होगा c मॉडुलस ऑफ n के बराबर से। यानी यहाँ से जो रिमाइंडर आएंगे इन दोनों के, उनका जो सम है वो यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा उसके रिमाइंडर के बराबर ही आएगा। अब यहाँ से इस चीज़ को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि a प्लस बी मॉडुलस ऑफ n है, इसको आप दो अलग अलग नंबर में ब्रेक कर सकते हैं, ऐसे a मॉडुलस ऑफ n प्लस में b मॉडुलस ऑफ n। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलस ऑफ n है, तो अगर आप इसके अंदर कोई इंटीजर्स ऐड कर देते हैं, यहाँ पर जो k हमने ऐड किया हुआ ये इंटीजर है, अगर यहाँ पर कोई इंटीजर हम ऐड कर देते हैं तो भी ये आपस में हमेशा कॉन्ग्रुएंट ही रहेंगे। आप यहाँ पर कहता है कि a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो ऑफ n एंड c इज कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ भी कॉन्ग्रुएंट आएगा, c इज कॉन्ग्रुएंट टू मॉडुलो ऑफ n, देन अगर आप इन दोनों का सम निकालते हैं या डिफरेंस भी निकालते हैं तो भी यहाँ पर इसका जो मॉडुलस है वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट ही आएगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि इफ़ a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो ऑफ n देन माइनस a कॉन्ग्रुएंट टू माइनस b मॉडुलस ऑफ n, यानी दोनों के जो साइन है उसमें हमने साइन चेंज कर दिए तो भी जो है ये दोनों हमेशा कॉन्ग्रुएंट ही रहेंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया है 486 प्लस में 729, 486 प्लस में 729 मॉडुलस ऑफ m और मॉडुलस ऑफ 12, ये आपको फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखो इसका तरीका अब ये भी हो सकता है कि आप इन दोनों को पहले प्लस कर लो, प्लस करके फिर आप डिवाइड करके चेक कर लो भाई इसका 12 से अगर डिवाइड करने बाद आएगा तो मॉडुलस क्या आएगा। लेकिन हम क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ सीख रहे हैं तो प्रॉपर्टीज़ में आपको क्या करना है, इसमें हम प्रॉपर्टीज़ लगा देते हैं ये वाली a प्लस बी मॉडुलस ऑफ n, इसको दोनों को हम अलग अलग कर देते हैं तो ये आ जाएगा 486 मॉडुलस ऑफ 12 प्लस 729 मॉडुलस ऑफ 12। अब यहाँ पर 486 को अगर आप 12 से डिवाइड करते हो तो क्या आपका रिमाइंडर आएगा वो देखो। अगर हमने इसको 486 को डिवाइड किया 12 से तो 12 4 जा 48, 48 तो पूरा कट गया, तो 6 बच गया। अब 6 तो 12 से डिवाइड होगा नहीं, तो इसका मतलब इसका जो रिमाइंडर है वो आ गया आपके पास 6। यहाँ से 6 आ गया, प्लस में ये हो गया 6 मॉडुलो 12, यहाँ से 7 2 जो 9 है इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो ये आ जाएगा आपके पास 12 6 जा 72। अब 9 इससे डिवाइड नहीं होगा तो इसको आप ले देंगे 9 मॉडुलो ऑफ 12। अब यहाँ पर जो आगे हमारे पास, अब फिर से हम वापस इस प्रॉपर्टी के लेफ्ट हैंड साइड पर चले जाएंगे। हमने इसको जो अलग अलग लिखा हुआ है इसको इकट्ठा कर देंगे, 6 प्लस में 9, 6 प्लस में 9 मॉडुलस ऑफ 12। तो यहाँ से अगर आप 6 प्लस 9 निकालते हो तो आ गया 15 मॉडुलस ऑफ 12। अगर आप 15 को डिवाइड करते हो 12 से तो आपके पास जो इसका रिमाइंडर है वो रिमाइंडर आ जाएगा 3, तो इसको आप लिख सकते हो 3 मॉडुलस ऑफ 12। यानी अगर हम इसकी वैल्यू निकालें जो इस क्वेश्चन हमें दिया हुआ था तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, रिमाइंडर कितना है आपके पास 3, तो इसकी जो वैल्यू है ये आ जाएगी आपके पास 3। ठीक है, इस तरीके से हम ये जो एडिशन की प्रॉपर्टीज़ हैं ऐसी और भी क्वेश्चंस करेंगे, उसके अंदर देख एक करके सारी प्रॉपर्टीज़ हम सॉल्व करते चलेंगे। अब यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन की इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको समझ लेते हैं कुछ। अब नेक्स्ट है यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन जब आप देखते हैं तो ये होता है a डॉट बी इज इक्वल्स टू सी, देन a मॉडुलस ऑफ n डॉट b मॉडुलस ऑफ n इज कॉन्ग्रुएंट टू c मॉडुलस ऑफ n। वही जो प्लस की प्रॉपर्टी पड़ी थी ना, वही प्रॉपर्टीज़ हैं लगभग। वहाँ पर बीच में एडिशन का साइन था, यहाँ पर बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है और कुछ भी चेंज नहीं है, सेम यहाँ पर है। यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर हमने a के मल्टीप्लाई, पहले a के हमने प्लस किया था, यहाँ पर k मल्टीप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पर भी k मल्टीप्लाई हो जाएगा और कोई चेंज नहीं है। k इंटीजर होगा, यहाँ पर भी ध्यान रखना है। और यहाँ पर a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलस ऑफ n, c कॉन्ग्रुएंट टू d मॉडुलस ऑफ n है। तो अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट करके भी करते हैं तो भी उसका जो मॉडुलस है वो सेम ही आना है। तो प्रॉपर्टीज़ वही हैं, जहाँ पर प्लस था बस वहाँ पर आपको मल्टीप्लाई लगा देना है। एक क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं। यहाँ कहता है 186 इंटू 93 मॉडुलस ऑफ 7, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 186 इंटू में 93,
तो 186 इंटू में 93 मॉडुलस ऑफ 7, इसकी आप वैल्यू फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर जो ये वाली प्रॉपर्टीज़ है इससे हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। 186 मॉडुलस ऑफ 7 इंटू में 93 मॉडुलस ऑफ 7। अब यहाँ 186 को आप डिवाइड करके देख लो। 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो अगर डिवीज़न बड़ी लगती है तो आप साइड में मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके देख लें। 7 2 जा 14, 4 आ गया, 7 6 जा 42, तो रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास 4। तो ये बन गया 4 मॉडुलस ऑफ 7। इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 13 7 जा 91 होते हैं, तो यहाँ से 2 रिमाइंडर आ जाएगा, तो 2 मॉडुलस ऑफ 7। अब वापस इन दोनों को हम इकट्ठा कर देते हैं। 4 इंटू में 2 मॉडुलस ऑफ 7, तो 4 2 जा 8 आ गया। अब 8 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 1। यानी जो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ था इसकी जो वैल्यू आ गई 186 इंटू में 93 मॉड जो 7 है, इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 1 के बराबर। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट लिखना है, ठीक है, इक्वल्स टू नहीं लिखना है, कॉन्ग्रुएंट लिखना है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कहता फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट 2 3 4 5। एक नंबर आपके पास 2 3 4 5 इंटू में 6 7 8 9। अब ये इतना बड़ा नंबर आपको दिया हुआ और पूछ क्या रहा है आपसे, पूछता है लास्ट 2 डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट। अब लास्ट की अगर 2 डिजिट आपको निकालनी है तो जो डिजिट्स है आपकी वो क्या होगी, 1s प्लेस पर और 10s प्लेस पर 2 डिजिट निकालने हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में भी आते हैं, जो एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी के और बैंकिंग वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें जो न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब आप इसको मल्टीप्लाई करने बैठोगे, मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप निकालोगे, लेकिन अगर हम कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से निकालते हैं तो ये क्वेश्चन आप थोड़ा ईजी तरीके से निकाल पाओगे। प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो टाइम आपको कम लगेगा। अभी हो सकता है सीखने में आपको लग रहा होगा नहीं यार टाइम ज़्यादा है, इससे बढ़िया तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। नहीं, मल्टीप्लाई करने से आप हमेशा लेट करोगे क्योंकि नंबर बड़ा है। मान लो और बड़ा नंबर दे दिया। अब कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से हम सीखते हैं कि यहाँ पर जो मॉडुलो अर्थमेटिक है इसकी हेल्प से हम सीखते हैं कि भाई इसके जो लास्ट 2 डिजिट है वो क्या होगा। तो जब भी आपको लास्ट 2 डिजिट निकालना है तो आपको क्या करना है, इन दोनों का मॉडुलो 100 निकालना है। यानी आपको क्या फाइंड करना है, मॉडुलो ऑफ 100 फाइंड करना है। क्योंकि जो दो यहाँ पर ये नंबर सबसे पहला नंबर होगा 3 डिजिट का, यानी जो भी नंबर होंगे हमारे पास क्या होता है, जो रिमाइंडर होता है वो इससे छोटा आता है। अब इससे छोटा कितना हो सकता है, 99 तक हो सकता है। तो हमारे पास जो भी 2 डिजिट निकलनी है वो इससे छोटी निकलनी है। अगर आप यहाँ से सिर्फ 1 डिजिट पूछेगा तो 10 से करना है, अगर 3 डिजिट पूछेगा तो 1000 से करना है। तो जितनी डिजिट पूछे ना उतने यहाँ पर जीरोस लगा देना है, बस ये ध्यान रखो। अब इन दोनों का मॉडुलो निकालते हैं हम। 2 3 4 5 मॉडुलो 100 इंटू में 6 7 8 9 मॉडुलो 100। अब यहाँ पर अगर 2 3 4 5 को आप 100 से डिवाइड करोगे ना तो आपके पास 45 बचेगा रिमाइंडर इसका। तो 45 मॉडुलो 100, यहाँ से बचेगा आपके पास 89। ठीक है। अब यहाँ 45 और 89 इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं। तो आपको जो अब इन दोनों को बस मल्टीप्लाई करना है, ये पूरा नंबर मल्टीप्लाई नहीं करना। और आप जब ये चीज़ समझ जाएंगे अच्छी तरह तो आपको डायरेक्टली यहाँ से आंसर पता लगेगा कि आपको बस सिर्फ 45 लास्ट की 2 डिजिट लेनी है और यहाँ से लास्ट की 2 डिजिट लेनी है, बस इनको आपको चेक कर लेना है। ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका है। तो जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा शॉर्टकट में आपको समझाता चलूँगा। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ रहा है 4005। अभी लेकिन जो एग्ज़ाम आप दोगे इसके 12th के, उसमें आपको प्रॉपर करना है, उसमें कहीं शॉर्टकट मत मारना शुरू कर देना। हाँ, अगर MCQs हैं 1 मार्कर है तो वहाँ मार लेना। अब यहाँ पर 100 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट की 2 डिजिट ही बचेंगी आपके पास। तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर आ गया 005 मॉडुलस ऑफ 100। यानी जो इस नंबर की लास्ट की जो 2 डिजिट है वो क्या आ गई आपके पास, 05। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद बच्चों आती है यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब पावर। तो पावर की जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें हम क्या करते हैं कि a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो ऑफ n अगर आपको दिया हुआ है तो अगर आप उसकी कोई भी पावर कर देते हैं, पावर क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर में होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेनी है आपको। तो यहाँ a की पावर आपने यहाँ पर k करी तो यहाँ भी आप b की पावर k कर देंगे, तो भी ये दोनों जो टर्म है ये कॉन्ग्रुएंट रहेंगी। ठीक है, यानी a रेस टू पावर k कॉन्ग्रुएंट टू b रेस टू पावर k मॉडुलो ऑफ n। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू आप समझ लेते हैं। कहता है कि फाइंड 3 रेस टू पावर 16 मॉडुलस ऑफ 4। 3 रेस टू पावर 16 मॉडुलस ऑफ 4, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं पहले 3 की हम ऐसी पावर लेते हैं जो हमारे पास सिंप्लीफाई करने में भी आसान रहे। तो मैं ले लेता हूँ 3 की पावर 2। अब 3 की पावर 2 होता है 9।
अगर 9 को आप यहाँ डिवाइड करोगे किससे, 9 को आपको डिवाइड करना है, जो मॉडुलस है यहाँ पर आपको 4 दिया हुआ है, तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा, इसका 1 आएगा। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो 1 मॉडुलस ऑफ 4, ये मतलब हुआ ना, ठीक है। 3 की पावर 2 है यहाँ पर, 3 की पावर 2 को अगर आप लिख लेते हो कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो ऑफ n, क्योंकि अगर आप 9 को डिवाइड करोगे 4 से तो भी रिमाइंडर 1 आएगा, तो यहाँ पर हमने रिमाइंडर 1 ले लिया। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करूँ, यहाँ पर मैंने पावर इसकी मेरे को चाहिए 16, तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ 3 की पावर 2 की पावर 8 कर देता हूँ, कॉन्ग्रुएंट टू 1 की पावर 8 हो गया मॉडुलस ऑफ 4। अब यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 16 और यहाँ पर आ जाएगा 1 की पावर, तो कितनी भी कर लो वो 1 ही रहेगा, तो 1 मॉडुलस ऑफ 4। तो यानी इसकी जो वैल्यू है आपके पास क्या हो जाएगी, 3 रेज़ टू पावर 16 मॉडुलस 4, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1 के बराबर। ठीक है, समझ आई बात। अब इसी तरह के क्वेश्चन जो होते हैं यहाँ भी, जो आपकी जो एग्ज़ाम होते हैं, जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 12 रेज़ टू पावर 12। ये जो 12 रेज़ टू पावर 12 है भाई, इसकी आपको लास्ट डिजिट बतानी है। अब इसमें 12 की पावर 12 को आप सॉल्व करते रहो, सॉल्व करते रहो, सॉल्व करते रहो, कितनी बार सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर भी जो नंबर है, देखो अभी जो पीछे हमने क्वेश्चन किया था कि दो नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट की 2 डिजिट क्या होती है, यहाँ पर सिर्फ ये लास्ट के डिजिट पूछ रहा है। लास्ट के डिजिट पूछ रहा है मतलब आपको यहाँ पर जो वंस प्लेस है बस उतना ही बताना है। तो इसलिए यहाँ पर आपको इसका मॉडुलस निकालना है, किसके साथ, 10 के साथ। फिर वही काम करना है आपको, 2 डिजिट पूछेगा तो 100 के साथ, 3 पूछेगा तो 1000 के साथ। अब 12 की पावर 12 मॉडुलस ऑफ 10 आपको निकालना है। अब इसके लिए आप सिंपली क्या करो, बस पहले 12 की पावर आप ले लो 1। 12 की पावर 1 को अगर आप डिवाइड करते हो 10 से, तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये कॉन्ग्रुएंट टू क्या आ जाएगा, 2 मॉडुलस ऑफ 10, ये आ गया। अब एक तो आप ये तरीका सीधा कर सकते हो, भाई मैं 12 की पावर 12 ले लूँ, यहाँ पर 2 की पावर 12 ले लूँ, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन हम इसको ऐसा नहीं करते, हम इसको थोड़ा सा सिंपल ही रखते हैं। थोड़ा सा सिंपल आप इसको कैसे रख सकते हो, कुछ ऐसी पावर ले लो जो आपको सॉल्व करने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर आप ले लो 12 की पावर ले लेता हूँ मैं 3 ले लेता हूँ, नहीं 4 ले लेता हूँ। अब 12 की पावर 4 इधर ली, तो हमने 12 की पावर आप कर कुछ भी तरीके से कर सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, मर्जी आपकी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 12 की पावर तो 4 है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 2 की पावर 4 कितना हो जाता है, तो 16 हो गया। अब 16 मॉडुलो 10 आप निकालोगे, यानी 16 को आप डिवाइड करोगे किससे, 10 से, तो आपके पास रिमाइंडर आएगा इसका 6, तो ये हो गया 6 मॉडुलो ऑफ 10। अब क्या करना है मुझे, यहाँ पर 12 की पावर 4 है, मुझे चाहिए 12 की पावर 12। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 12 की पावर 4 की पावर कर देते हैं क्यूब। तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा 6 की पावर 3, ये आ गया आपके पास मॉडुलस ऑफ 10। अब ये 6 की पावर जो 3 होता है, ये होता है 216। अब 216 को अगर आप डिवाइड करोगे 10 से, तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 6। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये 6 आ गया आपके पास, जो इसकी लास्ट डिजिट है, मतलब 12 की पावर अगर आप 12 को सॉल्व करोगे तो उसकी जो लास्ट डिजिट है आपके पास वो कितनी आ जाएगी, 6 के बराबर आ जाएगी। तो बच्चों यही सब बेसिक कंसेप्ट थे इसके अंदर। तीनों प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पर कर ली, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन भी कर ली, मल्टीप्लिकेशन भी कर लिया और एक्सपोनेंट वाली प्रॉपर्टीज़ भी कर ली, कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो भी कर लिया, उसके कुछ एग्जांपल समझ लिया। आई थिंक आपको समझ में कुछ आ गया होगा इनमें से। अब बाकी जो अगला पार्ट होगा उस पार्ट के अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, उसमें एक एक क्वेश्चन आपको समझाऊँगा कि किस तरीके से करना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।